हम लोग जब लेक्चर कर रहे थे, ठीक है, तो क्या क्या पढ़े थे अप्रेजल मेथड में? ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते थे, ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ते थे? डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले मेथड पढ़ते थे। दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, ठीक है, मेजर जो डिफरेंस है वो क्या चीज का था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इस चीज का डिफरेंस था। इस मेथड में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता और इस मेथड में इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। मेजर डिफरेंस आपका यही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब क्या होता है? एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि किसी फ्रेंड को आपने 10,000 रुपीज लोन किया है, ठीक है, 10,000 रुपीज आपने लोन किया है, तो मान लीजिए 5 इयर्स के बाद, ठीक है, वो आपको अमाउंट पे कर रहा है। 5 ईयर तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो 1 साल बाद पे कर रहा है, ठीक है। तो जब 1 साल बाद वो पे कर रहा है तो वो कितना अमाउंट वापस कर रहा है आपको? अगर आप उसको दोस्ती के नाते 10,000 रुपीज बस लेते हैं उससे, ठीक है, सिर्फ इतना अमाउंट लेते हैं, तो एक तरीके से आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा नुकसान करा रहे हैं। आप फ्रेंडली नेचर के हिसाब से आपने कोई उसको मतलब कंसिडर नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से बात करें, ठीक है, मार्केट के हिसाब से बात करें तो आप उसका नुकसान मतलब खुद का नुकसान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ 5 से 6% एटलीस्ट आप अपना नुकसान करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि मार्केट का उस टाइम पे जो रेट होगा, इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, ठीक है, कम से कम आपको उतना मिलना चाहिए 10,000, ठीक है, 10,000 ये यहाँ पे आ जाएगा 1.06 ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है, इतना अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तब ये आप कंसिडर कर रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को उस केस में, ठीक है। अदरवाइज आप अपना थोड़ा सा नुकसान करा रहे हो, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, यस सर, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा ठीक है, ये अच्छा किया आपने बता दिया, मैं थोड़ा सा देख लूंगा, ओके, अगर कराया है मैंने तो ठीक। अब देखिए क्या करना है इसके आगे। हम लोग को अलग अलग मेथड थे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में हमारा क्या था? पे बैक पीरियड था, ठीक है, और एक तो क्या था? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, सारा चीज मैंने अच्छे से करा दिया था, ठीक है। पे बैक पीरियड में क्या होता है? पे बैक पीरियड में हम देखते हैं कि हमें जो अमाउंट हमने लोन किया है, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज हमने लोन किया, ठीक है, बैंक में जमा किया, कभी इन्वेस्ट किया, जो भी अमाउंट हमने किया, ठीक है, जो भी पर्पज से, ठीक है। हम अब ये देखेंगे कि इसको रिटर्न आने में, ठीक है, रिटर्न मतलब इंटरेस्ट रेट वाला नहीं, ठीक है, ये पूरा अमाउंट रिटर्न आने में, ठीक है, 1 लाख वापिस आना चाहिए मेरे पास, और उसका पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो 1 लाख हमने दे दिया। अब वो क्या हुआ? हो सकता है कि पहले साल में 10,000 आया, ठीक है, दूसरे साल में 15 आया, ठीक है, इसी तरीके से चलता गया, ठीक है। 6th ईयर में, ठीक है, 6th ईयर में आपका टोटल 90,000 हो गया, ठीक है। 6th ईयर में आपका 90,000 अमाउंट वापिस आ चुका है, ठीक है। अब वो क्या करता है 7th ईयर में, ठीक है, 7th ईयर में किसी टाइम पे वो क्या करता है? आपको 15,000 भेजता है, ठीक है, 15,000 आपको भेज रहा है वो, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कितना? 15,000 मान लीजिए 5,000 जो वो एक्स्ट्रा भेज रहा हो, कंसिडरेशन कुछ अच्छा मतलब आपके जो आप रिटर्न किए थे उसका फेवर देने के लिए आपको रिटर्न कर रहा हो, ठीक है। लेकिन जब आप पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तब आप इस अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे। आप कितना अमाउंट कंसिडर करेंगे इसमें? 10,000 बस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आपका 6 ईयर हो चुका है, ठीक है, 6 प्लस हम निकालेंगे कि और कितना पीरियड लग रहा है। तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे? 10,000 लेंगे, जितना हमको जरूरत है उसको डिवाइड करेंगे 15,000 से, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका 12 मंथ ले लीजिए इसको, ठीक है, ये 12 मंथ हो गया। तो 6 प्लस ये आपका जाएगा 0.66 मंथ, इतना आपका पे बैक पीरियड निकलेगा इस केस में, ठीक है। तो पे बैक पीरियड में हमको सिर्फ उतने अमाउंट से मतलब है जितना हमने लोन किया था, ठीक है, अदर अमाउंट से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में आपको थोड़े आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। उसके जगह हम लोग देख लेते हैं जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता था, ठीक है।
हाँ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो मेथड होते हैं, देखिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इसमें हम लोग क्या क्या मेथड पढ़ते थे? इसमें हम लोग पढ़ते थे नेट प्रेजेंट वैल्यू पहला, ठीक है, बहुत बढ़िया मेथड। दूसरा क्या पढ़ते थे हम लोग? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और एक और पढ़ते थे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट आईआरआर तो थोड़ा सा अलग ही मेथड है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग देखिए क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इनफ्लो हो, ठीक है, चाहे वो आउटफ्लो हो, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इनफ्लो और आउटफ्लो की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज के लिए देखा जाए अगर, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो पैसा हमें रिटर्न में आ रहा है उसको कंसिडर कर रहे हैं, एक ये चीज होगा और एक तो इनफ्लो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो अमाउंट को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम रुकिए बता रहा हूँ, अगर इसको एक डायग्राम के हिसाब से देखें, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। पहला हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या तो फिर आउटफ्लो इसको लिख लीजिए पहला, ठीक, जीरोथ ईयर में, फिर ये आपका फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, कुछ आपका अमाउंट मिलते जाएगा, ये आपको इनफ्लो मिलते जाएगा, ठीक। अगर मैं इसको फॉर्मूला बेसिस पे लिखूं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालना है पी नॉट अपॉन 1 प्लस आई पावर 0, ठीक है। ये मैं इस केस के लिए बता रहा हूँ, मतलब ये वाला जो अमाउंट था इनफ्लो, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ले लिया, ठीक है। अगर जो ये फर्स्ट वाला मतलब जीरोथ ईयर में, ठीक है, जो भी हम लेंगे उसको यहाँ पे पहले लिख देंगे। अब अगर आपको यहाँ पे साइन लगाना है, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, दो चीज हो सकता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसको अपन नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, और अगर इनफ्लो है तो इसको पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। ये आपने प्रीवियसली किया है ये सारा क्वेश्चन, ठीक है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये सब आप जानते हैं, ये सब इजी था आपके लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था आपको ये सब में, ठीक है। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी आई लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन 1 प्लस आई पावर आई नहीं यार एन हो जाएगा, इसको मान लीजिए पी एन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे एन तक चले जाएगा, ये समेशन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, n is equals to 0 up to total n, इस तरीके से ये आपको निकालना रहेगा। अब देखिए ये हो गया आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा है यहाँ पे, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रहा है। अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना हो, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना हो तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक रेशियो निकालते हैं, ठीक है, सिंपली एक रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटफ्लो लिख देंगे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, या तो फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जब निकाल रहे हैं एक रेशियो बनाइए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते जाऊंगा जो हम स्टार्टिंग में लिख रहे थे पी नॉट अपॉन 1 प्लस आई का पावर 0, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये इन्वेस्टमेंट है या इसको आउटफ्लो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम नीचे रखेंगे और ऊपर में लिख देंगे P1 अपॉन 1 प्लस आई पावर 1, ठीक है, P2 अपॉन 1 प्लस आई पावर 2, ठीक है, P3 अपॉन 1 प्लस आई और 3, ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बेसिक कंसिडरेशन हमको ये देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है हमारा या तो 1 के इक्वल हो या तो 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। अगर 1 से कम है, अगर 1 ज्यादा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से, तब हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, इस केस में रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों केस में अपन सोच सकते हैं, ठीक है, ये दोनों केस में अपन सोचेंगे और उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, दो अल्टरनेटिव देखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट अल्टरनेटिव है, सेकंड अल्टरनेटिव है, ठीक है,
दो अल्टरनेटिव है हमारे पास, दो मेथड है, दो प्रपोजल आया हुआ है, ठीक है। तब हम देखेंगे कि किसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। जिसमें ज्यादा होगा हम वो मेथड के साथ जाएंगे, ओके। आई थिंक ये सब बेसिकली आपको क्लियर होगा। जूम करके जूम कम करके पढ़ाई, यस सर, ओके ओके ओके। मैंने क्या दिखने का प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था IRR, नहीं RRR नहीं, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए हमने दो तीन मेथड पढ़े थे, ठीक है। बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जब हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कोई एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ओके। सिंपल सा मीनिंग है इसका, ज्यादा कुछ हम लोग को करना नहीं है, ठीक है। और इसी चीज को हमको फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा रेट है, ठीक है, जहां पे हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो मिल जाएगा। बस इसी चीज को हमको फाइंड आउट करना रहता है, ओके। तो चलिए पहले एक दो तीन मेथड पढ़े थे हमने, एक मान लीजिए पहले मैं बता देता हूँ डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो इसके लिए एक हाँ, इसके लिए तो वो बता देता हूँ, क्या बोलते हैं, एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, पहला जो मतलब 0 ईयर में उसको इन्वेस्टमेंट मिल गया 1000 का, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं मिला, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं मिला, थर्ड में कुछ नहीं मिला, फोर्थ ईयर में उसको 1500 का मतलब रिटर्न मिलना चालू हो गया, ठीक है। फोर्थ ईयर में उसको 1500 का रिटर्न मिला, ठीक है। अब आपको बताना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है इस केस में, सॉरी IRR कितना है इस केस में, ठीक है। इस केस में IRR कितना है, ये वाला मैं उस टाइम पे भी कराया था, ओके। चलिए सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए। सर एक क्वेश्चन भी कराते जाइए, हाँ हाँ ठीक ठीक, एक से ज्यादा पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट होगा, हाँ ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए बेसिक पर्पस क्या था हमारा, नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो करना है, ठीक है। इसको हमने जीरो कर दिया, हमारे लिए जब इक्वेशन बनाया हमने, हमें ये मिला, ठीक है, ये पोर्शन हमें मिला। अब यहाँ से आपको आई फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए ज़्यादा इशू वाला तो बात नहीं है, सिंपल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा 1 + i का पावर 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 1.5, ठीक है। यहाँ से हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं 10.668%, ओके। यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक। इसके बाद था ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, एरर मेथड। आप जब गोरई में देख रहे होगे तो वहां पे एक दो क्वेश्चन आपको इसी तरीके का देखने मिलेगा, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, मतलब एक तो आपका जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, इक्वेशन बनेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो करने के बाद, वो आपको देख के ही इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि आप उसको सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में कर लिया, ठीक है। तो सिंपली आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको गेस वर्क करना पड़ेगा। गेस वर्क कैसे करेंगे हम लोग, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट है आपका 10 मिलियन का, ठीक है।
फर्स्ट ईयर से आपको 1.8 मिलियन रिटर्न चालू हो जाता है और ये आपका 8th ईयर तक 1.8 मिलियन रिटर्न आपको मिलते रहता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हो गया, इतना सिनेरियो है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए। अब इसका आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सॉरी क्या निकालना है आपको, IRR निकालना है। ठीक है, IRR निकालना है आपको इसमें। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा, -10 मिलियन हो गया ये। ठीक है, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म सीरीज है, 1.8 1.8 1.8 1.8 ऐसे करके 8 ईयर तक। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 1.8 मिलियन। ठीक है, 1 प्लस आई का पावर एन, एन में आपका 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -1 अपॉन 1 प्लस आई का पावर 8 इंटू आई, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अगर आप इसको जीरो कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, हमारा मेन एनपीवी नेट प्रेजेंट सॉरी आईआरआर निकालने का मेन क्या रहता है टॉपिक, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो कर दो आप। ठीक है, यहाँ से हम जीरो कर देंगे तो क्या इसको हम सॉल्व कर पाएंगे? ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ठीक, लेकिन ये सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, खास करके एग्जाम में बैठ के। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, अज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ अज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 18% है। ठीक है, 18% सॉल्व करेंगे, उस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू कुछ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक्स निकला, फिर हम देखेंगे मान लीजिए पॉजिटिव एक्स निकला। ठीक है, तो फिर मान लीजिए इसको फिर 8% पे निकालेंगे। ठीक है, उस केस में प्रेजेंट वैल्यू क्या करेंगे, मान लीजिए -y निकला। ठीक है, अब हम क्या करते जाएंगे, देखेंगे कि वाई एक्स और वाई में बहुत डिफरेंस है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको हम मैनिपुलेट करके कोशिश करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा जीरो की तरफ आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही लेंदी मेथड है। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा ये। ठीक है, इस तरीके से नहीं पूछेगा। हम लोगों को क्या करना रहेगा, उसके लिए एक और मेथड है। ठीक है, उसके लिए एक और मेथड है, क्या नाम है उसका, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, यही वाला क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, अभी जो हमने बना रहे थे यही वाला क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, तो जब आप एनपीवी निकालेंगे मान लीजिए एट 8% पे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 0.884। ठीक है, मिलियन। हमें पता चल रहा है कि 8% पे जब हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे थोड़ा सा तो वो फिर नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं 10 पे, 10 नहीं 12 ले लीजिए। ठीक है, 10 लेंगे तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, 12 पहले से सॉल्व है, तो 12 जब निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा -0.65। ठीक है, -0.65 मिलियन मुझे 12 के इंटरेस्ट रेट पे मुझे ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मिला। ठीक है, बस मुझे यही चाहिए था, एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, और एक मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए। अगर दो चीज मेरे पास है तो फिर मैं निकाल सकता हूँ। अब आगे क्या करूंगा मैं, ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। ठीक है, आप लोगों को तो अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा इसका। हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम इंटरेस्ट रेट से डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस वाले ले लीजिए, और यहाँ वाले को हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहला जब हमने निकाला 8% पे, मान लीजिए ये 8% है, 8% पे जब हमने निकाला तो यहाँ पे आया वैल्यू 0.884। ठीक है, और जब हमने 12% पे निकाला, मान लीजिए यहाँ पे 12% है। ठीक है, ये 8 ले लेता हूँ मैं, ये 12 ले लेता हूँ, तो जब 12% पे निकाला तो ये नेगेटिव में आया, कितना कितना आया था, 0.65। ठीक, 0.65। ठीक है,
ये ऐसे लिख देता हूँ मैं 0.65। अब मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन करूँगा, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन किया। जो पॉइंट, ठीक है, ऐसा पॉइंट खोजूंगा मैं जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया था ये वाले लाइन को, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यही मेरा आई आर आर होगा, ठीक है, यही मेरा आई आर आर होगा। और यहाँ से यहाँ तक जो मेरा वैल्यू मिलेगा, ठीक है, यही मतलब आई आर आर होगा, यही वाला पॉइंट को, ठीक है, ये आई आर आर होगा मेरा, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट यही करना है, ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कुछ स्टेप्स उठाना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, छोटा ट्रायंगल। इसको मैं पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बनाऊंगा। ये ले लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो ए बी सी, ठीक है, पहला ये हो गया। फिर इसको ले लेता हूँ डी, इसको ले लेता हूँ ई, इसको ले लेता हूँ एफ, एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ये जी, ठीक है। तो मेन मुझे क्या करना है, मुझे दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है। पहला ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये फर्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। और दूसरा ये पूरा का पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों को मुझे कंपेयर करना है आपस में, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, एक्चुअल में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का एंगल सेम है, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा आपका। सिमिलर, ये अगर हमने प्रूफ कर दिया है, इसके बाद एक चीज मुझे क्या करना है, और हाँ, अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी, ये वाला लाइन, ठीक है, अपॉन ए जी, ठीक है। या तो फिर इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, या दोनों ट्रायंगल को अगर साथ में ले लूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा। मैं ले लेता हूँ ए सी अपॉन सी बी, ठीक है, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला लाइन, ठीक, ये वाला लाइन अपॉन ये वाला लाइन, ओके। ये दोनों का रेशियो मैंने लिया, और उसी रेशियो को मैं छोटे वाले ट्रायंगल के लिए लूंगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ ए जी अपॉन डी, सॉरी सॉरी, जी ई, जी ई, ठीक है, जी ई। बस अब इसी वैल्यू को मुझे भरना है। ये दोनों का लेंथ वगैरह जो भी लेंथ के बेसिस पर मान लीजिए सॉल्व करता हूँ मैं, तो क्या लेंथ है दोनों का, उस तरीके से सॉल्व करके मैं आई की वैल्यू निकालूंगा। देखिएगा आप लोग कैसे निकालता हूँ। तो ए सी क्या है मेरे पास, ए सी जो टोटल वैल्यू है ये क्या है, यहाँ पे देखिए, ये 8% है, ये 12% है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये 12% है, और ये 8% है, ठीक है। तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ, ए सी क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 12 माइनस 8, ठीक है, अपॉन सी बी। सी बी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। मुझे पता है कि ये हाइट कितना है, ठीक है, और मुझे पता है कि ये हाइट कितना है, ओके। तो मैं इसको ले लूंगा 0.884, ठीक है, माइनस माइनस 0.65, ठीक है। ये मैं जब लूंगा तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे पूरा लेंथ पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। आगे मुझे और क्या चाहिए, ए जी। ए जी देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ए जी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मुझे पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, मतलब आई वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। उसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ 8 से, तो मुझे ए जी पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई माइनस 8 करूंगा मैं, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, जी ई चाहिए। तो जी ई देखिए कितना है, 0.884 का हाइट है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना है, 0, तो 0.884 माइनस 0, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2.305, ठीक है। तो आई मुझे मिल जाएगा 10.305, ठीक है। ये मुझे पता चल गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये इतना होता है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, इसका चांसेस है कि ये आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है।
10 सर है ग्राफ मेथड से, हाँ ये मैंने करा दिया। रिपीट फिर से अभी भी लगेगा क्या? लगेगा तो बताइए, अभी यहीं पे हूँ तो मैं करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच गया आपका जो पुराना मेथड बताया था मैंने, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्लियर है? ओके। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में मैंने लास्ट टाइम जब कराया था तो आपको बताया था कि एक टर्म होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए तो टर्म क्या बोलते हैं, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, एनुअल कैश फ्लो को आपको ध्यान में रखना है। ये होता क्या है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, जब एनुअल कैश फ्लो आपसे पूछेगा, ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, एनुअल नेट अर्निंग है, मतलब ये प्रॉफिट है। ठीक, सिंपली ये क्या है, प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, बट बिफोर बिफोर डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो मतलब अगर आप डिप्रिसिएशन को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डिप्रिसिएशन को आप निग्लेक्ट कर दीजिए और सिंपली प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, इतना तो जान रहे हैं, इतना तो सब जान रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये आप निकाल के चलते हैं, ठीक है, तो हम उसको एनुअल कैश फ्लो में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है कि आपका सालाना, ठीक है, मतलब इसमें आपको एवरेज रिटर्न निकालना रहता है, एवरेज रिटर्न निकालना रहता है। ठीक है, हर साल, मतलब जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो हर साल मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज मुझे वापस मिल रहा है। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आप फॉर्मूला देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या निकल रहा है। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ एवरेज इनकम, ठीक है, आफ्टर टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है, अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एवरेज इनकम कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है आपको 4 साल का डाटा दे दे या 5 साल का डाटा दे दे। ठीक है, उसमें आपको एवरेज आउट करना रहेगा। 5 साल का पूरा इनकम निकाल लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट निकाल लीजिए टैक्सेस हटा के। ठीक है, उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, वो जो डिवीजन होगा, ठीक है, वो जो डिवीजन होगा उसको आपको इन्वेस्टमेंट से मतलब इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करना है। ठीक है, रेशियो निकालना है आपको कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था, आपने क्या किया, 5 साल में मान लीजिए टोटल करने के बाद 50,000 आपका वो आ रहा है, क्या बोलते हैं आपका, प्रॉफिट आ रहा है पूरा। ठीक है, 5 साल का, तो आप ऐसे करेंगे पहले तो। ठीक है, तो 10,000 आपका पर ईयर आ रहा है। 10,000 आने के बाद आप इसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि 10% रिटर्न मेरे पास वापस आ रहा है हर साल का। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। ठीक है, इसका एक तो क्वेश्चन देख लें क्या? ठीक है, इसका एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला बेसिस पे बताने क्या माने है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। एनुअल कैश फ्लो का ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, बट बिफोर डिप्रिसिएशन। ठीक है, अकाउंटिंग रेट में मैंने आपको ये बताया कि एवरेज इनकम, ठीक, आफ्टर टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा, हाँ मैं ये बताना भूल गया कि मैं ये टर्म क्यों बता रहा था। ठीक है, हाँ, तो आपको जब दोनों चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, तो बस थोड़ा सा सिंगल आउट करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जब आप निकाल रहे हो, ठीक है,
तो उसमें टैक्सेस भी ले लो, ठीक है, और उसमें डिप्रिसिएशन भी आपको हटा देना है, ठीक है। लेकिन गेट में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक, गेट में एक बार क्वेश्चन आया था, आपको मैंने कराया भी है ये वाला, ठीक है। उसमें ना क्या कर दिया था, एनुअल कैश फ्लो करके पूछ दिया था आपसे, ठीक है, एनुअल कैश फ्लो करके पूछ दिया था। तो उस टाइम पे लोग ध्यान नहीं दिए और नॉर्मली सारा चीज को कैलकुलेट करके इसको बना दिया, डिप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करके बना दिया, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कभी एनुअल कैश फ्लो पूछता है तो उस केस में डिप्रिसिएशन मत लेना, ठीक है, डिप्रिसिएशन को छोड़ देना, और अदर टाइम में आप डिप्रिसिएशन लेके चलो। जैसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन आता है तो आपको डिप्रिसिएशन लेके चलना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है, मतलब ये टॉपिक में, इसीलिए मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लें, ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप ले लेते हैं तो 1,50,000 हो गया, ठीक है। एनुअल कैश इनफ्लो जो हो रहा है, ठीक है, एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है अगर, वो कितना हो रहा है, 40,000 हो रहा है और 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल तक 40,000 रुपये आपका अमाउंट आ रहा है, ठीक। हाँ, ठीक, ठीक है, 40,000 आपका एनुअल आ रहा है, एनुअल कैश फ्लो है ये, 40 आपका 5 साल तक आ रहा है। देखिए यहीं पे थोड़ा सा हो सकता है आप फंस जाओ यहाँ पे, ठीक है। एनुअल कैश इनफ्लो जो हो रहा है 40,000 फॉर 5 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 5 साल का लगातार का बता रहा है ना, ये लगातार का बताना चाह रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि टोटल आपका 40,000 है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है ये आपका एवरेज, एवरेज है, ठीक है, जो एवरेज अमाउंट आपका आ रहा है हमेशा का, ठीक है, ये वो वाला अमाउंट है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना रहता है आपको, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जब हम निकालेंगे तो बेसिक फॉर्मूला इसका आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारा जो कॉस्ट होगा, ठीक है, या जो सॉरी जो आपका इन्वेस्टमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक, एनुअल कैश इनफ्लो ले लीजिए, ठीक, एवरेज वाला ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन ले लेंगे, ठीक है, अपॉन इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग को कंसिडर करके चलना है। तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक चीज और है, आपका डिप्रिसिएशन भी हो रहा है, ठीक है, डिप्रिसिएशन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू दे दिया गया है कितना का, 20,000 दे दिया गया है, ठीक है, 5 ईयर्स में, क्योंकि 5 ईयर ही पीरियड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दे दिया गया। अब आपको यहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या हो जाएगा, आपको डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन यहाँ पे अगर कोई दूसरा मेथड का नाम नहीं दिया है तो आप क्या करिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाइएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल कॉस्ट लेते हैं, ठीक है, 150,000, ठीक है, उसमें हम क्या माइनस करते हैं, स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, यूजफुल लाइफ को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 26,000 पर ईयर, ठीक है। ये आपका डिप्रिसिएशन हो गया पर ईयर का, ईयरली डिप्रिसिएशन हो गया ये आपका, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपका डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है। एवरेज इनफ्लो कितना है, 40,000, ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग क्या चीज को, डिप्रिसिएशन को, ठीक है, और नीचे रहेगा आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक। जब आप इसको निकालोगे तो आपका आ जाएगा 9.33%, ओके। देखिए एक बार, कहीं डाउट है तो बताइए। सर टैक्स, इसमें टैक्स आपका इंक्लूड कर लिया गया है, समझ लीजिए, पे बैक पीरियड का एग्जांपल, ओके ओके। थ्योरी प्लीज रिपीट, ओके ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या कर रहा था, ये वाला है, सॉरी। देखिए टैक्स का क्या है, टैक्स का अगर आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो वो मान के चलेंगे हम लोग इंक्लूडेड है। अगर अलग से देगा, ठीक है, तब फिर उसको टैक्स को भी ले लेंगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपको ऐसा कुछ दिया होगा, मान लीजिए आपको दे देगा रेवेन्यू,
ठीक है, सिंपली रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है, आपको तो इनफ्लो निकालना है टैक्स इंक्लूड करके, ठीक है, और आपका डिप्रिसिएशन इंक्लूड करके। तब हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू में हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, कॉस्ट को माइनस करेंगे, ठीक है, नॉर्मली जो भी कॉस्ट हो रहा होगा उसको माइनस करेंगे। फिर हम माइनस करेंगे यहाँ पे टैक्सेस, ठीक है, फिर हम माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इस तरीके से फॉलो करेंगे, तब ये हमारा प्योर इनफ्लो आएगा, ठीक है। प्योर इनफ्लो जो बोलते हैं हम, ठीक है, वो आएगा जो हमको कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक है, साल भर का जो हम एक तरीके से प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, वो प्योर इनफ्लो निकलेगा ये सारा चीज को करने के बाद, ठीक है। दूसरा क्या बोला था आपने, हाँ थ्योरी बोला था, ठीक है। तो थ्योरी क्या है इसका, ठीक है, देख लेते हैं हम। थ्योरी क्या है, मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख का, ठीक है, मैंने 10 लाख, अच्छा ये कितना हो गया, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया मैंने, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो ईयरली रिटर्न आ रहा है, ठीक है, ईयरली जो रिटर्न आ रहा है वो कितना है, वो अमाउंट कितना है, परसेंटेज कितना है, ठीक है। अमाउंट तो चलिए मैं देख लूंगा कि मान लीजिए एक साल 10,000 आया, एक साल 12,000 आया वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि लगभग एवरेज में, ठीक है, कि मेरा ईयरली रिटर्न कितना आ रहा है। अब रिटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू तो है नहीं वो, ठीक है, रेवेन्यू बेसिस पे तो है नहीं वो। मैं क्या चाहता हूँ, प्योर कमाई जो मेरा है वो कितना हो रहा है, प्योर इनफ्लो कितना हो रहा है मेरा, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। सारा चीज काट पीट के मेरा कितना पैसा आ रहा है पर ईयर का, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो डिप्रिसिएशन वाला पार्ट तो आप तो समझ गए, ठीक है, कि आपको क्या करना रहेगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए पहले आप कॉस्ट लेंगे माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे वगैरह वगैरह, वो सारा चीज क्लियर है, ठीक है, वो आप यहाँ से भी समझ रहे हो। प्योर क्या हो गया, आपका जो टोटल इनफ्लो जो आया है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के लिए करते हैं, ठीक है, सेकंड ईयर के लिए करते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। पहली बार हो सकता है 10% आए फर्स्ट ईयर के लिए, फिर हो सकता है सेकंड ईयर के लिए 12% आए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम इसमें क्या चाहते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम एवरेज चाहते हैं, एवरेज इनफ्लो चाहते हैं, ठीक है। तो 5 साल का हम इनफ्लो लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, तो इससे क्या होता है, एवरेज इनफ्लो आ जाता है, ठीक है। उसको हम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और बाकी जो मेथड पढ़ते हैं हम लोग, उसमें क्या डिफरेंस है। पे बैक पीरियड में, ठीक है, आपका ये नहीं पूछ रहा है वो कि आपका रिटर्न कितना आ रहा है, वो आपसे पीरियड बस पूछ रहा है, ठीक है। मुझे टाइम बता दो, बाकी मैं आराम से जाके सोए रहूंगा, ठीक है। 5 साल जब हो जाएगा तब मैं आके बात करूंगा कि मेरा पूरा पैसा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो पे बैक पीरियड में, ठीक है, पे बैक पीरियड में क्या करता है, सिर्फ पीरियड की बात करता है, ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है, ठीक है, वो सोच रहा है कि मार्केट के हिसाब से, ठीक है, मार्केट के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक है कि नहीं है, ठीक है, वो बस एनालाइज करना चाहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक है कि नहीं है। 10% उसको मिल गया, ठीक है, वो खुश है, ठीक है। वो एवरेज निकालेगा इन्वेस्टमेंट का, मतलब इनफ्लो का, वो एवरेज निकाल के वो बस देखना चाहता है कि मेरा साल, मतलब जो मैं इन्वेस्ट किया था 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी, ठीक है, उसका मेरे को कितना परसेंट सालाना मुझे मिल रहा है, ठीक है, बस ये इससे पता चल गया, ठीक है। ये दोनों मेथड में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रहा है, ठीक है। अदर मेथड में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होगा, ओके। तो अगर इसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट रहता वो तो चलिए ठीक रहता, सेम रहता। सेकेंड ईयर वाले में क्या रहता, हम यहाँ पे 1+i करते, ठीक है, 1+i। फर्स्ट ईयर में भी तो करना ही पड़ता हम लोग, अगर आज के नहीं, आज के हिसाब से नहीं देखते, एक ही साल के हिसाब से देखते हैं। मान लो फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हम लोग, ठीक है, तब देख रहे हैं अगर, तो फर्स्ट ईयर का इतना देखेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में ऐसा करेंगे, फिर थर्ड ईयर में क्या करेंगे, 1+i पावर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से कुछ हम लोग जुगाड़ बनाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी ने पूछा था कि एक इन्वेस्ट वो बता दीजिए, क्वेश्चन करा दीजिए, क्वेश्चन करा देता हूँ।
एक करा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का क्या टॉपिक हो जाएगा, डिप्रिसिएशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक प्रपोजल ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट डाल देता हूँ -75,000। माइनस अगर है तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी इतना ही आया, यहाँ पे भी इतना ही आया, ठीक है, यहाँ पे भी इतना ही आया, ठीक। ये एक प्रपोजल हो गया। दूसरा प्रपोजल ले लेते हैं -75,000, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में 0, सेकंड में 0, थर्ड में 0 और आखिरी में आपको मिल गया 130,000 का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, दोनों चीज के लिए आपका रिवीजन हो जाएगा ये, ठीक है। पहले तो आपको बताना है नेट प्रेजेंट वैल्यू बताना है, ठीक है, और दूसरा आपको पे बैक पीरियड बताना है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, आप लोग कोशिश करिए, जिनको नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया है वो डायरेक्टली पे बैक पीरियड निकालिए, ओके। ले रहेंगे उसमें टैग डिब्बे माइनस कर देंगे। ठीक है। तो प्रपोजल ए के लिए जब मैं निकालूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो -75,000, ठीक है, यहाँ पे प्लस करूंगा, ठीक है, 25,000। अच्छा मैंने इंटरेस्ट रेट नहीं बताया क्या, सॉरी, मैं 10%, ठीक है, 10% पे निकालिए आप, तभी तो निकलेगा, नहीं कैसे निकलेगा। तो 1.1 का पावर यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 अपॉन 1.1 का पावर 4 इंटू 0.1, ओके। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जब इसका निकलेगा वो होगा पॉजिटिव में 4248, ठीक है। और इसका पे बैक पीरियड कितना होगा, देखिए हमें चाहिए कितना, 75,000 चाहिए, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मुझे 25 मिल गया, बढ़िया। सेकंड में मुझे 25 मिल गया, मेरा कितना हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है। थर्ड ईयर में मुझे पूरा पैसा वापस मिल गया, ओके। 75,000 मुझे वापस मिल गया, तो पे बैक पीरियड कितना हुआ मेरे लिए, 3 ईयर्स हो गया, ओके। तो ये हो गया प्रपोजल ए। दूसरा क्या था, बी के लिए मैं पहले क्या करूंगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 75,000, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, एक बार अमाउंट आया है आपका 130,000 का, ठीक है, 1,30,000 का, और कुछ अमाउंट नहीं आया है, और ये पावर 3 मतलब थर्ड ईयर के टाइम पे आया था, तो इतना आ रहा है। इसका आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा 13,792, ठीक है। ये पे बैक पीरियड हो गया, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया। पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। तो पे बैक पीरियड के लिए देखिए क्या हो रहा है, हमें चाहिए कितना, 75,000 चाहिए, ठीक है, 75,000 चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। सेकंड में कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। थर्ड में कितना मिला, यहाँ भी 0 है, ओके, यहाँ भी वही हाल है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये पावर 4 में होगा, ओके, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, यहाँ पे पावर 4 होगा। तो फर्स्ट में 0, सेकंड में 0, थर्ड में 0, अभी तक टोटल पूरा 0 ही है। फोर्थ ईयर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अचानक से पूरा का पूरा पैसा आ जाता है, बल्कि ज्यादा आ जाता है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट आ जा रहा है। अब हमको कैसे क्या करें हम, ठीक है, हमको तो चाहिए 75,000, यहाँ पे 130 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कितना पे बैक पीरियड वाला टाइम हो गया, फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो गया, 1 साल हो गया, फिर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 3 साल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 3 साल के बाद अमाउंट आया है, ठीक है। हमको जरूरत कितना है, 75,000 का, हमारे पास आया कितना,
130,000। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 3.58 ईयर्स। इतने में आपका पैसा वापस आ चुका है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान देना है, जितना अमाउंट का आपको जरूरत है सिर्फ आप उस पीरियड के लिए निकालेंगे। ठीक है, बस यहीं पे गलती हो सकता है, अदरवाइज प्रीबैक पीरियड में कहीं गलती नहीं होगा। ओके, 3.5 सर 3 है 4 नहीं, 3 है 4 नहीं, 3 है 4 नहीं। ओके रुकिए देखता हूँ मैं। कहाँ चला गया? ये तो 4th ईयर में आया था ना। हो सकता है मैं यहाँ पे डायग्राम में गलत लिखा हूँगा। अगर 3rd ईयर में आ रहा है वो, ठीक है, अमाउंट अगर 3rd ईयर में आता है तो 3 करिएगा। ठीक है, और अगर 4th ईयर में आता है तो अमाउंट क्या करिएगा, 4 करिएगा। ओके, देख लीजिएगा, बाकी तो समझदार है हम। आगे क्या करेंगे, क्या बच गया और एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन आने का संभावना है इसका। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन इसको, बड़ा हो गया ये। ठीक है, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट। ठीक है, नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न अभी हुआ है 9:20। ओके, मतलब 1 घंटा लगभग हुआ है। ओके, टाइम है अभी अपने पास। नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नॉर्मल मतलब एकदम, नॉमिनल मतलब एकदम नॉर्मल वाला ही समझ लो आप। ठीक है, जो हम लोग डेली, जो अपन ज़्यादा सोचते नहीं है, नॉर्मली निकालते रहते हैं। ठीक है, ये वो वाला पार्ट है नॉमिनल। ठीक है, इफेक्टिव, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप जाओगे, ठीक है, और अगर वहां पे पूछता है इफेक्टिव रेट क्या है या इफेक्टिव डैश क्या है, इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो इसको ऐसा बोलना चाहिए कि जो रियल में जो आपको फील होगा, ठीक है, जो रियल वैल्यू होगा, जो ग्राउंड में जो वैल्यू आपको फील होगा, ठीक है, ये उसकी बात करता है। ठीक है, इफेक्टिव रेट जो है ग्राउंड की बात करता है, जो रियल एक्चुअल में जो थ्योरेटिकल छोड़ के जो आपको इफेक्ट करता है ये उसकी बात करता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक, मतलब जितना मैं समझा हूँ इफेक्टिव रेट में, अलग अलग फील्ड में जब मैं देखा हूँ इफेक्टिव जो टर्म आता है वो यही लगभग बात करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपको बोला जाता है कि हम चार्ज कर रहे हैं 18% पर मंथ, पर ईयर। ठीक है, पर ईयर 18% चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आपको अमाउंट दिया गया 1000 रुपीज आपको दिया गया। ठीक है, ये आपका 1 साल के लिए ही है। ओके, 1 साल के लिए ही है। तो अगर मैं नॉर्मली इसका इंटरेस्ट निकालता हूँ, ठीक है, अगर इसका नॉर्मली मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ 18% के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा, 180 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। ठीक है, 1180 रुपीज। ठीक है, इतना आपको मिलेगा। लेकिन कई जगह क्या होता है, आपको बोला जाता है कि मतलब 18% पर ईयर वगैरह चार्ज हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, इसको ना आपको डिवाइड कर देगा पर ईयर के हिसाब से 12 मंथ में। ठीक है, 18% डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये आपका कितना दे देगा, 1.5, है ना, 1.5% पर मंथ देगा आपको। ठीक है, 1.5% पर मंथ हो गया है। ठीक है, तो जब आप इसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे 1.5% पर मंथ, तब क्या आंसर आता है। ठीक है, तब आपका आ जाएगा ये फ्यूचर वैल्यू जो भी निकलेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, 1 प्लस 0.015, आई थिंक इतना ही होगा। हाँ, ठीक है, पावर 12। 12 क्यों, क्योंकि मंथ के हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1195.62। ठीक है, अब देखिए दोनों क्या एक्चुअल में सेम है,
दोनों का अमाउंट देखिए, इसका अमाउंट देखिए और इसका अमाउंट देखिए, ठीक है, दोनों अलग अलग है। लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेम ही है। 18% पर ईयर यहाँ पे भी बोल रहा है, ठीक है, और हमने जब लगाया है, ठीक है, तो डिवाइड जरूर कर दिया उसको, ठीक है, लेकिन है तो वो 18% ही, तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है ना? तो यही आपका क्या बोलते हैं मेन डिफरेंस है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मतलब क्या किया जा रहा है यहाँ पे। ये जो इंटरेस्ट है आपको डिवाइड कर दिया गया 1.5%। आप बोलोगे हाँ ठीक है ये तो दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है, कंपाउंडिंग हो रहा है। तो कंपाउंडिंग जब होगा तो आपका डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही वो, ठीक है। यहाँ पे 12 बार आपका कंपाउंडिंग हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो बस वही है कि इसमें जो बीच में आपको मान लीजिए एक बार जब कंपाउंडिंग होगा तो उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, सेकंड टाइम पे उस इंटरेस्ट का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको दिख रहा है ये वही वाला अमाउंट है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या निकालना रहेगा, यहीं से आपका डिफरेंस क्रिएट होगा। देखिए अब क्या करना है आपको, ये जो अमाउंट था, ये जो परसेंटेज है आपका 18%, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल, ठीक है, ये हो गया आपका नॉमिनल। और इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इफेक्टिव निकालने के लिए आप क्या देखेंगे, ये वाला पोर्शन देखिए आप, ठीक है, कि जब मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये परसेंटेज को इतने पीरियड में, ठीक है, तब मेरा कितना रेट निकल रहा है। तो अगर ऐसा निकालना हो मुझे तो मैं ऐसा कुछ देखूंगा, देखिए मेरा इंटरेस्ट कितना बना 195.62, है ना, इंटरेस्ट आपका यही है। अमाउंट कितना था 1000, है ना। तो जब आप इसका परसेंट निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 19.562%, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकल वे में बता दिया, ओके। अगर फॉर्मूला में देखना चाहें तो ये क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इफेक्टिव, ठीक है। सिंपली आप क्या करिएगा, 1 प्लस नॉमिनल रेट जो होगा उसको लिखिएगा, यहाँ पे पीरियड से डिवाइड करिएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको पीरियड लगाना रहेगा, ठीक है, और ये -1, बस इतना आपको करना रहेगा। तो जो हमने थ्योरेटिकल वे में ऊपर में किया है वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हमने वहाँ पे क्या किया था, वन वन प्लस, ठीक है, 0.05 किया था, 0.015 ऐसा कुछ किया था, है ना। तो ये 0.015 कब आया था, जब हमने 18 को, सॉरी 12 को 18 से डिवाइड किया था, तो ये वाला अमाउंट आ गया था आपका, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, ऊपर ही ले जाता हूँ मैं, हाँ, ये देखिए, ठीक है, ये हमने डिवाइड किया पहले, तो ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 12 लगाया, ये पावर लगाया हमने, है ना, ये पावर लगाया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि दोनों अमाउंट सेम ही है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इफेक्टिव रेट। एनपीवी नहीं समझा, एनपीवी नहीं समझे, वैभव आप क्लास नहीं किए हैं क्या? सर 3000 नहीं, ओके 3 क्लास नहीं किए हैं क्या वैभव आप? नेट एनपीवी अब समझाने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यार, आपको लेक्चर वगैरह देखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका 15-16 घंटा के अराउंड है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ लेक्चर में चालू हो गया था, ठीक है। तो वो वाला टॉपिक जाके देख लीजिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन डिप्रिसिएशन में। डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन का हमने कितना थ्योरी वगैरह बहुत पढ़ा, ठीक है, काफ़ी सारे चीज़ समझा दिया था मैंने, ठीक है। हम लोग अभी आ जाते हैं मेथड्स पे। तो पहला मेथड हम लोगों ने के बाद क्या पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा है, ठीक है, पहला मेथड। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा यार उसका, हाँ, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ ईयर मेथड पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद फिर एक प्रोडक्शन से शायद, हाँ, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड पढ़ा,
यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड हमने पढ़ा था, तो मैं चारों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक, उसके बाद फिर अपन क्लास एंड करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करना रहता है, यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, डिप्रिशिएशन एवरेज। ठीक है, एक्चुअल में क्या करता है, ये एवरेज डिप्रिसिएशन निकालता है आपका। ठीक है, कैसे पता चलेगा, आपका एक इनिशियल कॉस्ट होगा, ठीक है, जिस कॉस्ट पे आपने मशीन को लेके आया था। ठीक है, और एक तो आपका रेजिडुअल वैल्यू होगा या स्क्रैप वैल्यू होगा, जिसमें आपने क्या किया, लगभग कबाड़ में बेच दिया उसको वापस। ठीक है, ठीक है, तो आपने जब खरीद के लाया, ठीक है, और कबाड़ में बेच दिया, उस बीच में कुछ अमाउंट का आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं, ये मान लीजिए आपका 1 लाख हो गया। ठीक है, 1 लाख हो गया, और आपका स्क्रैप वैल्यू आपका कितना हो गया, मान लीजिए 10,000 हो गया। ठीक है, तो ये बीच में आपका क्या किया, 90,000 जो है आपका कहीं गायब हो गया वो, हम्म, कहीं गायब हो गया वो। अब हम क्या करते हैं, वही 90,000 को हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने साल में लगभग पर ईयरली कितना 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 अमाउंट डिप्रिशिएट किया, कितना अमाउंट हमारा लॉस हो गया, चला गया। ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल कॉस्ट लेंगे, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे यूजफुल ईयर्स। ठीक है, यूजफुल ईयर्स लगा देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, मैं 5 ईयर्स ले लेता हूँ। ठीक है, 5 साल में मेरा अमाउंट जो है, मतलब जो मशीन था या जो भी लिया था मैंने, 5 साल में उसका वैल्यू खत्म, लाइफ खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, ये आपका कितना हो जाएगा, 18,000 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, 18,000 पर ईयर आपका डिप्रिशिएट हुआ। ठीक है, पर ईयर आपका डिप्रिशिएट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 0 ईयर में जब आपने मशीन लेके आया, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू था 1 लाख रुपए। ठीक है, जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तो आपका वैल्यू कितना रह गया, आपकी मशीन का वैल्यू कितना हो गया, ये आपका रह गया 82,000 रह गया। क्यों, हम यहाँ पे 18,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, 82,000 हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपका कितना अमाउंट रह गया, यहाँ पे फिर आप 18,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 62। ठीक है, 64 हो जाएगा, 64,000। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड ईयर में बुक वैल्यू कितना है, ठीक है, सेकेंड ईयर में बुक वैल्यू कितना है, इसका मतलब ये होगा, आप ये वाला पोर्शन को बताएंगे कि सेकेंड ईयर में बुक वैल्यू कितना है। ठीक है, तो बुक वैल्यू क्या होता है, ये अलग आगे भी आपको पढ़ने मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम सबसे इजी मेथड पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही बता देता हूँ। बुक वैल्यू क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है, बुक वैल्यू हो गया इनिशियल कॉस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएशन। लेकिन ये एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं रहता, ये आप निकालोगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड ईयर में बुक वैल्यू निकालो, ठीक है, या थर्ड ईयर में बुक वैल्यू निकालो। तो जिस ईयर में आपको निकालना रहेगा, उस ईयर तक आपका टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, और अगर मैं और आसान शब्दों में जाऊं, तो आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि आपने एक मशीन लेके आए, ठीक है, आप मशीन खरीद के लाए 1 लाख रुपए का। ठीक है, 4 साल बाद उसका यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स का है। ठीक है, 5 ईयर्स का उसका यूजफुल लाइफ है। मैं आपसे पूछा कि फोर्थ ईयर में उसका बुक वैल्यू कितना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फोर्थ ईयर में उस मशीन का वैल्यू कितना है। ठीक है, फोर्थ ईयर के पीरियड में जब मैं जाके देख रहा हूँ उस अमाउंट को किताब में या सामने जाके जब देख रहा हूँ, तो उसका वैल्यू कितना है, ये मैं पूछ रहा हूँ उससे। ठीक है, तो फोर्थ ईयर में अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे उसके हिसाब से कितना वैल्यू होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा 10,000 आपका डिप्रिसिएट मतलब स्क्रैप वैल्यू था, और 18,000 और ले लीजिए, 28,000 आपका बुक वैल्यू होगा फोर्थ ईयर में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ ईयर में उसका बुक वैल्यू कितना है ना,
तो ये कुछ नहीं है, एक नॉर्मल टर्म है, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि फिफ्थ ईयर में बुक वैल्यू कितना है, वो सिंपली स्क्रैप वैल्यू पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पूछ लेता है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये आपका 10,000 होगा। ओके, आई होप आपको बुक वैल्यू समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या करेंगे आगे, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड पढ़ेंगे डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है, ये वाला मेथड पढ़ेंगे। तो देखिए दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस, ठीक है। अभी हम लोग जो स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे थे, ये क्या होता था, एवरेज अमाउंट बताता था आपको, ठीक है। एवरेज अमाउंट कितना डिप्रिशिएट हो रहा है ये बताता था। इसमें क्या होता है, इसमें आपका परसेंटेज एवरेज रहता है, मतलब परसेंटेज जो डिक्लिनेशन का है वो कांस्टेंट रहता है, डिप्रिसिएशन का परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा, इसमें अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है। तो हम कैसे निकालते हैं वो जो डिप्रिसिएशन का परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट या इनिशियल वैल्यू 1 माइनस के पावर n, ठीक है। आपको पता है ये क्या क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका स्क्रैप वैल्यू है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, के क्या है, परसेंटेज बता रहा है आपको, ठीक है, मतलब डिप्रिसिएशन का रेट बता रहा है, और एन क्या है, यूजफुल लाइफ है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप के फाइंड आउट करेंगे तो ये ऐसा निकलेगा 1 माइनस अंडर रूट एन, ठीक है, यह आ जाएगा सैलवेज वैल्यू अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो आपका ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में और क्या कर सकता है, आपको बोलेगा ये तो यूजफुल लाइफ है, ओके, यूजफुल लाइफ के हिसाब से आपका स्क्रैप वैल्यू निकलेगा। अगर मैं इसके पहले अगर कोई पीरियड निकालना चाहता हूँ, ये मान लीजिए 5 ईयर इसका पीरियड था, ठीक है, तो यहाँ पे 5 होगा, तब जाके स्क्रैप वैल्यू निकलेगा। मान लीजिए मैं 4 ईयर के लिए निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ, ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपका क्या वैल्यू निकलेगा, ठीक है, उस पॉइंट पे आपका बुक वैल्यू निकलेगा, ठीक है, कि 4th ईयर में आपका कितना वैल्यू बचा हुआ है आपके मशीन का या जो भी हम लिए थे आपने, ठीक है। तो 4th ईयर के टाइम पे आपका कितना वैल्यू बचा हुआ है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक और फॉर्मूला बन गया आपका, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, 1 माइनस के पावर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए एम, एन की जगह एम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। यहाँ से आप बुक वैल्यू निकाल सकते हो। जब बुक वैल्यू अगर आपको लास्ट ईयर का निकालना हो तो वो आपकी स्क्रैप वैल्यू बन जाता है, नॉर्मल सिंपल सा है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप के निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एम होगा यहाँ पे इस बार, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, बस इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब आगे देख लेते हैं एक और, एक और टर्म आता है इसमें। देखिए अभी क्या क्या है हमारे हमारे पास, हम रेट निकाल ले रहे हैं डिप्रिसिएशन का, ठीक है, हम बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं, सारा चीज निकाल सकते हैं। हमको अगर पूछा जाए कि किसी एक फिक्स्ड ईयर में बताओ, किसी एक फिक्स्ड ईयर में मान लो केथ सॉरी टिथ ईयर में कितना डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है, सिर्फ इस ईयर का बताइए आप, ठीक है, सिर्फ इस ईयर में आपको कितना डिप्रिसिएशन झेलना पड़ा, ओके। तो वो क्या होगा, वो हम निकाल सकते हैं डिप्रिसिएशन एट टेथ ईयर, ठीक है, इस तरीके से लिख लेता हूं मैं। इसको आप निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के एम माइनस 1, एम कहने का मतलब यहाँ पे टी ले लीजिए, ठीक है, अपन टी के लिए बात कर रहे हैं तो टी ले लीजिए इसको, ठीक है, टी माइनस 1 इंटू के, ठीक है, इंटू के क्या है आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्या निकाल के देगा, ये आपको टी माइनस ईयर का बुक वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। मतलब अगर मैं 4th ईयर के लिए निकाल रहा हूँ
मैं आपसे पूछा कि फोर्थ ईयर में आप बताइए कि डिप्रिसिएशन कितना होगा फोर्थ ईयर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि थर्ड ईयर में उसका वैल्यू कितना था। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगा कि थर्ड ईयर में वैल्यू क्या था, इसलिए यहाँ पे -1 किया जा रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अगर मुझे फोर्थ ईयर का निकालना है तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि थर्ड ईयर में कितना वैल्यू था। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे पता चल गया थर्ड ईयर में कितना वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मुझे पता चल गया कि थर्ड ईयर में कितना वैल्यू है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से। ठीक है, के से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना डिप्रिसिएशन हुआ उस ईयर। ओके, तो ये इतना सा था, आई होप समझ गए होंगे। क्योंकि स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि सर यहाँ पे -1 क्यों करते हैं। ठीक है, तो बस यही रीजन है कि जब अगर मुझे थर्ड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन निकालना है कि थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन बताओ। ठीक है, थर्ड ईयर में कितना डिप्रिसिएशन हुआ, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सेकेंड ईयर तक मेरे पास कितने पैसे थे। ठीक है, सेकेंड ईयर तक मेरे पास कितना पैसा था, और अगले साल में अगर 20% का डिप्रिसिएशन होना है, ठीक है, तो बस उसको मैं 20% को मल्टीप्लाई कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो उतना अमाउंट मेरा डिप्रिशिएट हो गया। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला तो आप लगा ही लोगे, एक तो ठीक ठीक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 18000000। ठीक है, लाइफ कितना है आपका, एन जो है 5 ईयर्स है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है आपका 400000। ठीक है, आपको बताना है डिप्रिसिएशन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, ये कितना है। ठीक है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ पे पूछा जा रहा है 3 साल के बाद, ठीक है, कितना डिप्रिसिएशन है। ओके, और एक चीज आपसे पूछ सकता है कि थर्ड ईयर में कितना डिप्रिसिएशन है। ठीक है, तो दोनों चीज को मतलब समझ के आपको करना है। अब क्या करना रहेगा अब आपको बताइए, चलिए सॉल्व करिए। क्या निकालना है इसमें, डिप्रिसिएशन आपको 3 साल के बाद तक कितना हुआ है ये बताना है। चलिए इसको सॉल्व करिए, देखिए देखिए कितना समझ में आया, कहाँ डाउट है। सर नॉट, सर स्क्रैप वैल्यू डिप्रिसिएशन एक ही है, स्क्रैप वैल्यू और डिप्रिसिएशन नहीं नहीं, दोनों स्क्रैप वैल्यू और एक नहीं है यार, एक एक कैसे होगा, यूज करके लेते हैं या डिप्रिसिएशन, एक मिनट, बुक वैल्यू में यूज करके लेते हैं या डिप्रिसिएशन एवरेज। अच्छे से बताइए, लिखना नहीं होगा। अच्छा अभी डाउट है मतलब थोड़ा सा, ओके रुकिए। डिप्रिसिएशन ऐसा टर्म है, आप लोगों को लेक्चर के बाद भी दिक्कत हो रहा है, मतलब थोड़ा सा मैं भी परेशान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए ठीक है, देखिए डिप्रिसिएशन में क्या होता है, अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा था 1 लाख वाला, है ना, 1 लाख हो गया। ठीक है, 10,000 आपका स्क्रैप वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू हम उसको बोलते हैं जिसमें आपको, जब हम लोग कबाड़ में कुछ बेचते हैं ना, ठीक है, कबाड़ में जब कुछ बेचते हैं वो वाला अमाउंट आपको स्क्रैप वैल्यू बोलता है। या तो फिर आप ऐसा सोचिए, आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, 1.5 लाख की। ठीक है, 1.5 लाख की आपने गाड़ी खरीदी। ठीक है, आपने उसको 50,000 में बेच दिया, सेकंड हैंड बेच दिया आपने उसको। ओके, सेकंड हैंड आपने उसको बेच दिया, आपने उसको चलाया 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, आपने उसको 10 साल चलाया। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये है मेरा स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप कहने का मतलब कबाड़ हो गया, ऐसा हो गया, वो उससे मतलब नहीं है। आपने कब तक उसको यूज किया, ठीक है, 10 साल तक यूज किया,
10 साल के बाद आपने उसको कितने में बेच दिया, आपने 50,000 में उसको बेच दिया, तो यही आपका स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन क्या है और स्क्रैप वैल्यू क्या है, दोनों अलग अलग चीज हो गया पहली बात। ठीक है, अभी हमने स्क्रैप वैल्यू समझ लिया। ठीक है, इतना ये वाला तो समझ में आ गया होगा सबको। अब अगर मुझे डिप्रिसिएशन निकालना हो कि कितना होगा, ठीक है, तो मैं डिप्रिसिएशन ऐसे निकालूंगा, ये मैं क्या करूंगा, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 यहाँ माइनस करूंगा 50,000 को, स्क्रैप वैल्यू को, ठीक है, और डिवाइड कर दूंगा 10 से। मुझे क्या पता चलेगा, 10,000 मुझे मिलेगा। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 10,000 मेरा डिप्रिसिएशन हो गया हर साल का। स्क्रैप वैल्यू क्या हुआ मेरा, स्क्रैप वैल्यू सिर्फ एक बार मिलेगा आपको। ठीक है, सिर्फ एक बार मिलेगा लाइफ के बाद, ये जो लाइफ है इसके बाद में आपको मिलेगा एक बार। ठीक है, डिप्रिसिएशन आपको हर साल कुछ ना कुछ कम होते जाएगा। ठीक है, 10,000 कट गया, फर्स्ट ईयर में 10,000 कट गया, सेकेंड ईयर में 10,000 कट गया, थर्ड में 10,000 कट गया। ठीक है, अब देखिए इस मेथड में ये जो 10,000 है कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं। अदर उसमें क्या होता है कि आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम, मतलब चेंज होते रहता है, परसेंटेज सेम हो सकता है लेकिन अमाउंट चेंज होते रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला इस बार। ओके, अभी भी कुछ दिक्कत है, एक आध कोई सा छोटा सी चीज तो बताइए, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या क्या देखा हमने, डिप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, डिप्रिसिएशन एवरेज होगा जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो उस केस में आपका, ठीक है, जो एवरेज एक्चुअल में हम लोग एवरेज वैल्यू ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि टोटल 10 साल में एवरेज कितना नुकसान हुआ, कितना वैल्यू चला गया। ठीक है, तो 10,000 यहाँ पे चला गया। अदर मेथड में आपका ऐसा सेम नहीं होगा, हर बार अलग अलग डिप्रिसिएशन आएगा। ओके, थोड़ा सा अगर अभी भी डाउट हो तो एक बार मैं डायग्राम से, कुछ डायग्राम नहीं मतलब एक बार वैल्यू से बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, जीरोथ ईयर में ले लीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू था 150,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 140,000 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, और ये जो वैल्यू है यही आपका बुक वैल्यू है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 130,000। यही वैल्यू आपका क्या है, बुक वैल्यू है सेकेंड ईयर का। थर्ड में आपका हो जाएगा 120,000। ठीक है, यही है आपका बुक वैल्यू थर्ड ईयर का। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होता है, थर्ड ईयर में आप पहुंचे। ठीक है, थर्ड ईयर में आपने जो आपका स्टेटमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट या इधर उधर का जो अकाउंट में आप मेंशन कर रहे हो, उसको आपने उठा के देखा। ठीक है, उसको जब आपने उठा के देखा तो आपको पता चला कि मेरा जो एसेट है उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, उस पीरियड में थर्ड ईयर खत्म हो गया, 1 तारीख को मैं पहुंच गया वहां पे, 1 अप्रैल को मैं पहुंच गया, देख रहा हूं मैं वहां पे कि मेरे एसेट का वैल्यू कितना है। ये जो वैल्यू है यही मेरा बुक वैल्यू है। ठीक है, सिंपली बुक खोल के मैंने देखा कितना वैल्यू है उसका, यही मेरा बुक वैल्यू है। ओके, सिंपल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, यही आपका चलते जाएगा। जब 10th ईयर में पहुंचोगे आप या 9th ईयर में पहुंचोगे, तो 9th ईयर में आपका वैल्यू होगा 60,000। ठीक है, और 10th ईयर में जब आप पहुंचोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50,000। ओके, बस यही है, इतना ही है इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन जिनका बना हो वो बताइए। सैल्वेज वैल्यू, हाँ वही है, सेम है, सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू सेम है। राइट है विष्णु, 90%। अच्छा, ओके, सॉल्व भी कर दिया आपने। ठीक है, चलिए देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, रेट निकालेंगे आप लोग, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो चलिए, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला देखा है, 1 माइनस अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पीरियड रहता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, के आ जाएगा 0.259, है ना, मतलब कितना हो गया वो, 25.9% आपका मतलब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ। ठीक है, 25.9% यहाँ पे आपका
फर्स्ट ईयर में आपका कम हो जाएगा, फर्स्ट ईयर जैसे जाएगा, ठीक है, तो इतना अमाउंट आपका डिप्रिसिएशन लेके चला जाएगा, पट से गायब हो जाएगा वो अमाउंट, ठीक है। सेकेंड ईयर जितना होगा, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में रिमेनिंग जो अमाउंट होगा डिप्रिसिएशन के बाद, सेकेंड ईयर का रिमेनिंग अमाउंट मतलब क्या बोलते हैं अपन उसको, बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बुक वैल्यू में आप जब फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। वो ले जाओ आप, फिर जो अमाउंट बचा वो आपका फिर से बुक वैल्यू है, ओके। तो इसको देखेंगे, अगर इसके हिसाब से देखें, यहाँ ये वाले अमाउंट के हिसाब से, ठीक है, तो अभी आपके पास इनिशियल वैल्यू है 150,000, ठीक है। जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो आपका 25.9%, 26% पैसा मतलब अमाउंट चला गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 75,000, मान लीजिए 37,000 हो गया वो, ठीक है। 37,000 आपका डिप्रिशिएट कर जाएगा यहीं पे, बचेगा कितना, 1,13,000, ठीक है, इतना बचेगा। यही आपका बुक वैल्यू है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, यही आपका बुक वैल्यू है फर्स्ट ईयर का। डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का ये है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम लोग सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे, हमारा अमाउंट बच जाएगा ये, बुक वैल्यू में आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे 0.259 का, ठीक है। जब आप इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो परसेंटेज बनेगा, मान लीजिए कितना बन जाएगा, 27,000 बनेगा मान लो, ठीक है, 27,000 बन गया इसका, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन है ये, डिप्रिसिएशन एट सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया ये। अब आपका सेकेंड ईयर का बुक वैल्यू कितना हुआ, सेकेंड ईयर का बुक वैल्यू हो जाएगा आपका 17, ये हो गया, तो इसको माइनस करेंगे आप, 14,000 और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 86,000, ठीक है, लगभग 86,000 ये आपका बुक वैल्यू हो जाएगा। जब डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर का निकालना होगा तो 86,000 को आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.259, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए, आपके पास डायरेक्ट फार्मूला रहेगा, रेट हमने निकाल लिया, आपके पास एक फार्मूला है बुक वैल्यू, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, मैंने एक फार्मूला बताया था। तो इसमें क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट ले लीजिए, 1 माइनस के पावर कौन से ईयर का बुक वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको लगा दीजिए। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है एक्चुअल में, हमसे डिप्रिसिएशन पूछा जा रहा है, ठीक है, डिप्रिसिएशन पूछा जा रहा है, 3 साल तक टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो एक और टर्म बता देता हूँ मैं आपको, तो इसको ले लीजिए बुक वैल्यू, हाँ, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या होता है, टोटल डिप्रिसिएशन लिख लेता हूँ इसका मैं, ठीक है। टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपका इनिशियल कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, ये जो सॉरी सॉरी आई थिंक गलत हो गया। तो टोटल डिप्रिसिएशन जो होगा यही होगा आपका इनिशियल कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अब कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें निकालना क्या है, टोटल डिप्रिसिएशन निकालना है ना, इस क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है। तो हमको बुक वैल्यू जानना जरूरी है, तभी हम पता कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बुक वैल्यू निकाल रहे हैं, ओके, ठीक है। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के, यहाँ पे पावर हो जाएगा एम, एम की जगह हम लोग 3 साल का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं इसलिए 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहली बात आपका अमाउंट कितना है, 1,800,000, ठीक है, 1 माइनस 0.259 पावर 3, ठीक है। तो बुक वैल्यू आपका आ जाएगा 732,364.24, ठीक है। ये आपका आ गया बुक वैल्यू 3 साल तक का, मतलब थर्ड ईयर में आपको बुक वैल्यू इतना है। तो आपका डिप्रिसिएशन कितना हुआ, ठीक है, टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ, ये आप माइनस करोगे कैसे, 1,800,000 माइनस बुक वैल्यू से आप माइनस कर दीजिए उसको, ठीक है। ये आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा 635.76, ठीक है, ये आपका बुक वैल्यू आ जाएगा, ओके।
सर ये स्ट्रेट लाइन से हो सकता, नहीं नहीं ये वाला नहीं हो सकता स्ट्रेट लाइन से, इसमें आपसे पूछा गया है। अच्छा मैं बताया नहीं था क्या एक्चुअल में जब मैं इसको करा रहा था, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये वाले मेथड के मतलब डिक्लाइनिंग बैलेंस के जस्ट बाद में ये वाला एग्जांपल कराया था। ओके अभी मैं बताना भूल गया आपको, ये आप उससे भी निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन से भी निकाल सकते हो, लेकिन आंसर गलत आएगा, मतलब अलग आएगा उसमें। ठीक है, तो कोई आंसर सही या गलत नहीं है इसमें। इसमें क्या है, जिस मेथड से पूछा जाएगा उस मेथड से आपको निकालना रहेगा बस। ओके बस एक यही चीज है। अगर आपसे यही स्ट्रेट लाइन में पूछा होता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर पूछा होता तब क्या करते हैं, तब हम लोग सिंपली देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, ये हमारा इनिशियल कॉस्ट होता, स्क्रैप वैल्यू हमारा क्या था 400, ठीक है, 400,000, यूजफुल लाइफ कितना है 5 इयर्स। ठीक है, हमें पूछ रहा है टोटल डिप्रिसिएशन बताइए आप 3 साल का, 3 ईयर का टोटल डिप्रिसिएशन बताइए, बस हम यहीं से निकाल लेंगे कितना हो रहा है ये 1,40,000, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 5, है ना, इतना हो रहा है। ये आपका हो जाएगा 28,000, 28,000 आपका ईयरली डिप्रिसिएशन हो रहा है, ईयरली डिप्रिसिएशन। ठीक है, बस ये आपको पता चल गया, ईयरली डिप्रिसिएशन हो रहा है 28,000 पर ईयर। 3 साल का कितना डिप्रिसिएशन होगा, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया, इतना ही करना था आपको। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 84,000, 84,000 आपका ईयरली डिप्रिसिएशन, मतलब सॉरी 3 साल का इतना डिप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगाया तो आपको कितना आंसर मिला 1067, ठीक है, 635.76 इतना आपको आंसर मिला। ठीक है, डिक्लाइनिंग बैलेंस वाले में, और ये क्या है स्ट्रेट लाइन वाले में। ठीक है, ये दोनों का आंसर अलग अलग है, समझ गए। ठीक है, एक और टर्म है उसको भी बता देता हूं। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या चीज के लिए, डिप्रिसिएशन एट mth ईयर, है ना। ये क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस के का पावर m-1 करिएगा और यहाँ पे k लगाइएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि थर्ड ईयर का बताइए, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन बताइए, ठीक है, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, तो आपको क्या करना रहेगा, सेकेंड ईयर का बुक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप। ठीक है, सेकेंड ईयर का बुक वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको डिप्रिसिएशन के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर का, तो ये जो अमाउंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका बुक वैल्यू फाइंड आउट करवा देगा। ठीक है, सेकेंड ईयर का, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन टाइप का है, आप दोनों चीज करिएगा, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा के निकालिए, ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ वैसे निकालिए। एक बार बुक वैल्यू निकालिएगा सेकेंड ईयर का, ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करिएगा आप के से। ठीक है, तो आपको दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्या कुछ डिफरेंस है भी कि नहीं है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। के इज इक्वल्स टू व्हाट, के आपका वही डिप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो सर बुक वैल्यू ऑफ थर्ड 3 इयर्स डिप्रिसिएशन, आप हाँ देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि बुक वैल्यू थर्ड ईयर के बाद क्या है ना, थर्ड ईयर का बुक वैल्यू क्या है, तो आपको डिप्रिसिएशन ऑफ 2 इयर्स, सही बोल रहे हैं आप, बस उसमें आपको क्या करना रहेगा, इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर माइनस डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर। ठीक है, अब जब ये करेंगे तब आपका बुक वैल्यू आएगा। ओके, तो इनिशियल कॉस्ट लीजिए और टोटल डिप्रिसिएशन जितना हुआ है अभी तक का उसको आप लगा दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका अभी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, सम ऑफ ईयर मेथड वाला, उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कहाँ पे दिक्कत है। चलिए आगे देख लेते हैं, टाइम हुआ है 10, अरे यार 10 बज गया, 10 बज गया। चलिए 10 मिनट और है मेरे पास। ठीक है,
क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, एक मेथड पढ़ाया था मैंने, ठीक है। लास्ट ईयर तक मैंने ये वाला मेथड नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस बार बता दे रहा हूँ, कभी उसका मन बदल गया तो आपसे पूछ लेगा। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो हम मशीन लेके आए हैं मान लीजिए, ठीक है, मशीन लेके आए हैं, उसका कुछ फिक्स्ड लाइफ होगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि वो 10,000 यूनिट बना पाए, ठीक है, अपने पूरी लाइफ में 10,000 यूनिट ऑफ टूथ ब्रश ब्रश और बॉटल या समथिंग समथिंग, ठीक है, वो बना पाए, उसका लाइफ है वो, ठीक है। तो उसी को कंसिडर करके हम एक मेथड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, आप सिंपली ऐसा ले सकते हैं कि डिप्रिसिएशन कितना होगा, ठीक है, nth ईयर में या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, ये होता है आपका सर्विस यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है, ड्यूरिंग ईयर n, ठीक है, अपॉन टोटल सर्विस यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो पोर्शन है ना, सर्विस यूनिट कंज्यूम ड्यूरिंग ईयर n, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी इसको ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको लेना है इनिशियल कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू, ये जो हम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ रहे थे वही सारा चीज करना है, ठीक है। तो मान लीजिए सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आपका 10,000 यूनिट्स बनाने का टारगेट है आपका, ठीक है, पूरे मशीन की लाइफ में। आपने बनाया 100, उस ईयर आपने 100 बनाया, ठीक है। मशीन आपने खरीद के लाया 5,000 में, ठीक है, और आपने जब उसका स्क्रैप वैल्यू है तो उसका वैल्यू हो जाएगा मान लीजिए 500, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। ये आपका कौन से ईयर के लिए था, मान लीजिए ये सेकेंड ईयर के लिए आपका कंडीशन दिया हुआ था, ये 100 बनाने का, ठीक है, सेकेंड ईयर का कंडीशन दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे आप सिंपली सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है इस मेथड में, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का निकाल सकते हैं आप, ठीक है, सेकेंड ईयर का निकाल सकते हैं, थर्ड ईयर का निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप अ, हर ईयर का निकाल लेंगे, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, आपको अगर बुक वैल्यू निकालने बोलेगा तो आप क्या करेंगे, इनिशियल कॉस्ट में आप माइनस कर दीजिए डिप्रिसिएशन, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बुक वैल्यू भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ईयरली डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। और कई बार हो सकता है आपको टोटल डिप्रिसिएशन भी आपको पता चल जाए, ठीक है। उस टाइम पे क्या बोलेगा आपसे कि सर्विस यूनिट कंज्यूम ड्यूरिंग 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स तक आपका कितना सर्विस यूनिट कंज्यूम हुआ, मान लीजिए 500 हुआ, ठीक है, 500 कंज्यूम हुआ, तो अब आप टोटल 5 ईयर तक का डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन टोटल 5 ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 5 साल तक का डिप्रिसिएशन निकाल लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे आसान मेथड है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक मेन मेथड है सम ऑफ ईयर मेथड, ठीक है, सम ऑफ ईयर्स मेथड, ठीक है। ये मेन है, लास्ट बार तो आपसे पूछ भी दिया गया था, ठीक है। अधिकतर लोग तो पढ़ते भी नहीं थे, मैं तो पिछली बार करा दिया था, तो जो एक्चुअल में जो थोड़ा सीरियसनेस के साथ जो स्टूडेंट्स पढ़े थे उनका बढ़िया बन भी गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूजफुल लाइफ को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यूजफुल लाइफ मतलब एन, ठीक है। तो एन सम ऑफ ईयर मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये जो टाइटल है ये एकदम सही नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, सम ऑफ ईयर्स करना है, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ हमारा एन है, तो उसको हम सम कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब एन में क्या क्या आता है, एक वन होगा, है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, इसी तरीके से चलते चलते आपका एन तक गया होगा वो, ठीक है। तो इसको आपको सम करना है, सम करने के बाद आपका जो समेशन वो जो एन का फैक्टोरियल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फैक्टोरियल एन, ये क्या निकलेगा आपको, एन एन प्लस वन अपॉन टू,
ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं सम ऑफ ईयर। ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया सम ऑफ ईयर। अगला अगला क्या करेंगे हम लोग, अरे यार, अगला क्या करेंगे हम लोग, एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं किसी ईयर के लिए। ठीक है, किसी ईयर के लिए मैं लिखूंगा डी के इज इक्वल्स टू, ठीक है, देखिए क्या करूंगा, एन, एन मेरा यूजफुल लाइफ, +1 करूंगा, ठीक है, माइनस के करूंगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम ऑफ ईयर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडजस्टेड कॉस्ट। एडजस्टेड कॉस्ट मतलब इनिशियल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। ठीक है, आसान शब्दों में यही हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूजफुल लाइफ मान लीजिए 5 ईयर है, तो 5 + 6 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 + 1 6 हो गया। आपसे मान लीजिए पूछा गया है के मतलब आपसे पूछा गया है थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालो, तो ये आपका 6 - 3 हो गया। ठीक है, और सम ऑफ ईयर 5 का समेशन फैक्टोरियल 5 का कितना निकलेगा। ठीक है, तो 5 का निकल जाएगा 5 इंटू 6/2। ठीक है, तो 5 3 15, है ना, 15 निकलेगा। तो 6 - 3/15 ये आपका निकल के आएगा, है ना, 3/5। ये कितना निकलेगा, 3/15 से 3/15 1/5। ओके, तो 3/15 को आप यहाँ से रेशियो बना के आप यहाँ से एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसको आपको मतलब समझा देता हूँ मैं, यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए अभी हमने सम ऑफ ईयर निकाला, ठीक है, कितना आया, 15 आया, ये वाले एग्जांपल के हिसाब से, 5 ईयर के हिसाब से। ठीक है, अब क्या करता है ये ना आपका 15 को अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए निकाल, जैसे अभी हमने क्या किया, थर्ड ईयर के लिए निकाला। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए आपका जो फैक्टर है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, फिफ्थ ईयर हो गया। थर्ड ईयर के लिए जो फैक्टर निकला वो निकला 3/15 का। ये देखिए 3/15 आया था यहाँ पे, सॉरी 3, हाँ 3/15। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो 6 - 2/15 ये कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। ठीक है, 4/15 ये कितना हो जाएगा, 5/15, है ना, ये हो जाएगा आपका 2/15, ये हो जाएगा 1/15। ओके, तो जब आप इसको जोड़ दोगे 5 4 3 2 1 तो आपका 15 आ रहा है टोटल। ठीक, तो वो क्या कर रहा है, हाँ ये करना क्या चाह रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, इस पोर्शन को वो अलग अलग रेशियो में डिवाइड करना चाहता है। ठीक है, अलग अलग रेशियो में डिवाइड करना चाहता है। वो ये ऐसा कहता है कि इस कॉस्ट को, मतलब जो भी अमाउंट निकला यहाँ पे, मान लीजिए 1,50,000 आपका यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1,50,000 निकल रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में इस पूरे अमाउंट का 5/15 फ्रैक्शन हमारा डिप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/3 जो है हम डिप्रिशिएट करा देंगे फर्स्ट ईयर में। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 50,000 डिप्रिशिएट करा दिया यहीं पे। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपका 4/15, ठीक है, 4/15 आपका कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 40,000 आपका डिप्रिशिएट करा देगा यहीं पे। ठीक है, सेकेंड ईयर में फिर आपका 30,000 डिप्रिशिएट करा देगा। ठीक है, फिर 20 करा देगा, फिर 10,000 करा देगा। ठीक है, मतलब इस पूरे डिप्रिसिएशन वाले जो अमाउंट है, जितना अमाउंट डिप्रिशिएट किया है टोटल में, आप इसको जब माइनस करेंगे तो अगर ये आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको उसमें डिवाइड कर दिया अलग अलग पोर्शन में, इसमें 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 ऐसे करके, ताकि वो पूरा अमाउंट आपका टोटली डिप्रिशिएट हो जाए। ठीक है, और आखिरी में आपको जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिक फंडा जो है आपका यही है इसमें, इस मेथड में। ठीक है, ठीक है, हाँ
अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है आपको, बुक वैल्यू मैंने कई बार बताया है, बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपके लिए हो जाएगा इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, माइनस डिप्रिसिएशन किसका, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, ठीक है, थर्ड ईयर का, ठीक है। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो टोटल आपको बुक वैल्यू मिलते जाएगा, ठीक है, अलग अलग ईयर्स का। पहली बात। दूसरी बात, डिप्रिसिएशन का डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, डी के, है ना, डी के करके मैंने अभी लिखाया था आपको फॉर्मूला। तो जिस भी ईयर का आपको अलग से निकालना हो, जैसे फोर्थ ईयर का अगर आपको डिप्रिसिएशन निकालना है तो आप सिंपली यहीं से निकाल सकते हैं, एन प्लस वन माइनस के, ठीक है, अपॉन सम ऑफ ईयर, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, ठीक है। यहां से आप सिंपली किसी भी ईयर का निकाल सकते हैं, तो आपको दोनों चीज मिल गया है, ठीक है। आपको बुक वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, किसी स्पेसिफिक ईयर का निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, डिप्रिसिएशन। अगर आपको टोटल डिप्रिसिएशन बोलेगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए निकालिए मान लीजिए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ईयर का निकालिए फिर सेकंड ईयर का निकालिए, दोनों को सम कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए एक एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल में आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, 1,50,000, सॉरी 1.5 मिलियन हो गया ये, ठीक है, इतना हो गया। सैलवेज वैल्यू आपका कितना है, 1 मिलियन है, सॉरी 500 है, 500,000, ठीक है। लाइफ है 5 इयर्स का, ठीक है। आपको बताना है बुक वैल्यू फॉर थर्ड ईयर, ये आपको बताना है। चलिए शुरू हो जाइए, सॉल्व करिए अब इसको। चलिए मेरा भी टाइम हो गया है, मुझे ड्यूटी जाना है 11 बजे, खाना वाना खाऊंगा फिर वैसे निकलूंगा, ओके। डिक्लाइनिंग मेथड के लिए क्या चीज, सर ब्रेक, हाँ ये तो ठीक होगी, के इज इक्वल्स टू 2 हाँ डिक्लाइनिंग मेथड के लिए, हाँ डिक्लाइनिंग मेथड के लिए, ठीक है। आंसर बताइए चलिए, ठीक है, चलिए मैं भी बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले क्या करना रहेगा आपको इस मेथड में, सम ऑफ ईयर कैलकुलेट करना है, ठीक है, 5 के लिए। तो 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन निकालेंगे। आपको क्या पूछ रहा है, बुक वैल्यू पूछ रहा है ना, ठीक है। तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू निकलेगा आपका इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, 1, 2, 3, तीनों का डिप्रिसिएशन आपको निकालना है, तब जाके बुक वैल्यू निकलेगा, ओके। तो क्या करें, पहले पहले फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन निकालें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो 5 + 1 - 1 अपॉन 15, ठीक है, इतना करना पड़ेगा। और इनिशियल कॉस्ट आपका रखेंगे यहाँ पे माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 5/15, ठीक है, और यहाँ पे है 1 मिलियन, ठीक है। D1 मतलब फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन ये हो गया। सेकेंड ईयर का जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4/15, ठीक है, और 1 मिलियन। थर्ड ईयर का जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3/15, 1 मिलियन, ठीक है।
ये आपको मिलेगा। आगे क्या करना है, आगे जो मैंने बताया था आपको ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको करना है आपको, ठीक है। तो बुक वैल्यू आफ्टर आफ्टर 3 years, ठीक है, ये क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट आपका है इतना, ठीक है, माइनस डिप्रिसिएशन लगाते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है, 5/15 है, ठीक है। सेकंड का क्या है, 4/15, थर्ड का क्या है, 3/15। ये कितने का है, ये आपका इतने अमाउंट का, ठीक है। हाँ, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा टोटल डिप्रिसिएशन जो आएगा, सॉरी, टोटल डिप्रिसिएशन तो सॉल्व करने के बाद 800,000 आएगा। आपका जो बुक वैल्यू है ये आ जाएगा 700,000, ठीक है। बुक वैल्यू जो निकलेगा 700,000 निकलेगा। ओके, बस यही था यार, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, क्लास खत्म करते हैं। आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए या कॉल करिए, कॉल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा देखिएगा कि अब 9-10 घंटा तो थोड़ा मेरा ड्यूटी वाला पीरियड ही हो जाता है, फिर सोना होना, ठीक है। तो टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो आप कॉल कर लीजिएगा, मैं रिटर्न कॉल करूँगा आपको, ठीक है, टाइम निकाल के मैं रिटर्न कॉल करूँगा। और मैसेज तो आप करिएगा ही, ठीक है, मैसेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है, कई लोग मैसेज कर देते हैं, मैं अगर एक दिन नहीं देखा ना तो वो नीचे चले जाता है, नीचे चला जाता है तो फिर ध्यान नहीं आता मुझे, ठीक है। तो एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा, नंबर मेरा जान रहे हो आप लोग, एक बार फिर से नोट कर लो अगर नहीं जान रहे होगे तो, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज करिए, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत हो, आप लोगों का आखिरी आखिरी टाइम चल रहा है, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं है, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा हो, थोड़ा सा मोटिवेशन का प्रॉब्लम लग रहा हो, ठीक है, डर लग रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल कॉल करिए बेझिझक, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू यार, बहुत अच्छे, अच्छा आप लोगों का रिजल्ट जाए, ठीक है, बढ़िया मेहनत करिए। ओके, चलिए, गुड नाइट।